चौधरी रियासत अपनी गाड़ी निकालकर कहीं चले गए। राफील गांव में दोपहर को खेल खेलने का आदी था। उसे तो दोपहर को नींद नहीं आती थी। चौधरी साहब कोठी डबल स्टोरी थी। वो चलता हुआ कोठी के अंदर आ गया। फिर उसका ध्यान हाल में बनी हुई सीढ़ियों की तरफ गया। वो इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर वाले पोर्शन में आ गया। काफी सारे कमरे थे ऊपर भी। अभी राफील को कुछ समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हर रोज ऐसी ही कहानियां सुनाती रहूं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, सिर्फ मेरे लिए। देखें, इतने प्यार से दरख्वास्त कर रही हूं, सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज। वो ऊपर की तरफ बने हुए टेरेस की तरफ गया। वहां से उसे छत की तरफ जाती सीढ़ियां नजर आएं। वो ऊपर आ गया। सूरज की तपश से छत पर गर्मी काफी ज्यादा थी, मगर राफील के लिए ये नज़ारा बड़ा दिलचस्प था। दूर दूर तक बड़ी कोठियां नजर आ रही थीं। रंग बरंगे नज़ारे थे। कुछ देर छत पर टहलने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आई कि अब वो क्या करे। वो नीचे की तरफ आ गया। टेरेस के पास से गुजरा तो उसे टेरेस के पास बनी हुई खिड़की के अंदर से गाना चलने की आवाज सुनाई दी। ये गाना वह अक्सर चौहदरी नहाल के कमरे में रखे हुए म्यूजिक प्लेयर पर सुन चुका था। आस को तजस्सुस हुआ कि इधर कमरे में कौन है जो इतना लाउड म्यूजिक सुन रहा है। वो खिड़की के करीब गया। देखा तो पर्दा गरा हुआ था और खिड़की की शीशे वाली ग्रिल भी बंद थी, लेकिन गाने की आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी। राफील वहां से हटने ही लगा था कि अचानक हुआ कि झोंके से पर्दा थोड़ा सा साइड पर हो गया। अंदर तेज रोशनी वाली लाइटें जल रही थीं। राफील ने झुझकते हुए अंदर की तरफ देखा तो अंदर का मंजर इसे दंग कर देने के लिए काफी था। अंदर चौहदरी नहाल, जो कि सिर्फ कच्चे में था, जिसका उसे बाद में पता चला कि उसे वियर कहते हैं, और बाकी सादा हालत में था। और उसके साथ एक निस्वानी वजूद था जो कि सरख लबास में था, और वो भी सादा हालत में था। उसका चेहरा कमरे की तरफ था, खिड़की की तरफ नहीं था, और वह गाने के हल्के हल्के सरों पर डांस कर रहे थे। जब वो निस्वानी वजूद डांस करते हुए घूमा और राफील की नज़र इस पड़ी तो उसका मुन्ना खुला रह गया। वो कोई और नहीं, चौहदरी नहाल की चाची महरो बेगम थीं, जो अपने शौहर के भतीजे के साथ नामनासिब अंदाज में रक़स कर रही थी। और नहाल का रवैया महरो बेगम के साथ हद से ज्यादा बेतकल्लुफ़ था, और वो नामनासिब अंदाज में उसे छो रहा था, जबकि वो भी उसे रोकने के बजाय इसी अंदाज में साथ दे रही थी। वो चाची की बर में कैद अबलते हुए जिस्म ऊपरी हिस्सा से खेल रहा था, और कभी चाची के होपड़ों को दबा रहा था। इस कमरे में एक दो मशीनें पड़ी हुई थीं। वो दोनों डांस करते करते एक बार फिर से पर्दे के करीब आए। एक बार तो राफील डर गया कहीं उनको पता ही न चल गया हो, मगर वो डांस में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ पर्दा रगड़ खाकर थोड़ा और साइड को हो गया, जिसकी वजह से पर्दा थोड़ा सा और सिरक गया था। टेरेस की मुखालिफ तरफ सूरज होने की वजह से वहां साया बना हुआ था, जिस वजह से राफील के वहां खड़े होने का उनको पता नहीं चला। वैसे भी वो इतने मग्न थे कि उनको इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। फिर अचानक नहाल महर ओ बेगम से दौर हुआ और म्यूजिक प्लेयर की तरफ गया और एक गाना जो कि तेज आवाज का था वो लगा दिया, और महर ओ बेगम को इशारा किया और खुद पास पड़े सीटॉल पर बैठ गया। महर ओ बेगम ने गाने की सरों पर डांस शुरू कर दिया। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में डांस कर रही थी। फिर नहाल ने डांस करती हुई अपनी चाची को कुछ इशारा किया तो महर वो बेगम ने उतार दी। इसके थोड़े से ढलके हुए सक्तरे साफ नजर आने लगे। नहाल स्टोल से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी चाची को सीने से लगाया और वो एक दूसरे के करीब बैठ गए। अब महरो बेगम का डांस रख गया था। वो मुकम्मल तौर पर नहाल के होंठों को देख रही थी। नहाल के हाथ इसके पीछे हरकत कर रहे थे। महर ओ बेगम ने धकेल कर नहाल को स्टोल के पास किया और खड़े हुए नहाल के पास बैठ गई। उसने झटका दिया और सांप बाहर निकाल दिया। सांप गुस्से से लाल हो रहा था। इसके सिर की ऊपर की तरफ खम था, क्योंकि वो पहले भी उज्र
अम्मा छन के साथ यह माजरा ये देख चुका था। महरो बेगम ने नहाल को स्टॉल पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। महरो बेगम इसके पास बैठ गई और सांप को देखने लगी। नहाल भी उस खेल को देखने में मसरूफ हो गया। फिर महरो बेगम ने ले लिया। इधर नहाल का मुना हैरत से खुल गया था। महरो बेगम बड़ी दिलजमी से खेल में मसरूफ थी। उनकी हरकत व सिकनात से लग रहा था कि ये पबजी पहली बार नहीं खेल रहे। तकरीबन 3-4 मिनट तक कल्फी चौंसने के बाद फिर स्टोल पर बैठे हुए नहाल के बिल्कुल सामने आ गए। नहाल स्टोल से उठा, नीचे बैठ गया और टांग थोड़ी सी खोल दें ताकि कोई मुसल्ला न बने। जैसे आस जगह से लगा, महरो बेगम ने पकड़कर अपनी तरफ जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। नहाल ने अपनी चाची की कमरे पर हाथ बढ़ाया। महरो बेगम ने और खोल दी और थोड़ी साइड कौ सिरक गई। नहाल ने एक झटके से पबजी में एंट्री कर दी। चौंकि उनका चेहरा खड़की की तरफ नहीं था और नहाल भी दूसरी तरफ देख रहा था। और पबजी केध के मार रहा था। महरो बेगम के तासरात क्या थे उसका राफील को कुछ पता नहीं था, मगर नहाल की पबजी खेलने की स्पीड कभी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। महरो बेगम बदस्तूर इसी तरह खड़ी हुई खेल देख रही थी। फिर नहाल ने गोल किया और सिंगतर को दबाना शुरू कर दिया और पबजी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। फिर नहाल ने कुछ कहा तो महरो बेगम सीधी बैठ गई और पबजी खेलने लगे। वो दूसरी दुनिया की सैर को जा रहे थे। मेहरा बेगम अपने हाथ से पबजी के एक मकाम पर ले जाकर कुछ तेज तेज खेलने लग गई। आस बात की राफील को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। फिर वह कुछ बोली तो नहाल ने खेल में धक्कों का तेज कर दिया। धक्कों के दौरान महरो बेगम ने भी तेज तेज खेल कर नहाल का साथ दिया ताकि वो खेल में हार न जाएं, और वो बिल्कुल मंजिल पर पहुंच गए थे और अब वो थकावट से खेल जीतने की खुशी में हानपने लग गए। पीछे से नहाल को दूसरी टीम का एक बंदा नजर आया। अभी उसके धके जारी थे, मगर अब नहाल भी थक गया था और तेजी से सांस लेता हुआ लेट गया। महर वो भी लेट भी खामोश हो गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। आने वाली शख्सियत को देखकर दोनों ने कोई खास हरकत न की, जैसे कोई बात ना हुई हो। आने वाली शख्सियत पर जब राफील की नज़र पड़ी तो उसके लिए हैरानगी का बास था। अचानक उसे लगा कि इस आने वाले की नज़र खड़की की तरफ पड़ी है तो फौराहा राफील नीचे झुक गया। इसका दिल मारे खौफ के इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से निकल जाएगा। राफील का दिल जोर जोर से सीने में धड़क रहा था। वो नीचे बिल्कुल झुककर घंटों के बल खड़की से हट गया और बना आवाज पैदा किए आराम से वहां से निकल आया और सईदा क्वार्टर पर आ गया। कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती और कोई नहीं, इस घर की जवां साला मुलाजमा पैनो थी, जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक जग और 2 गिलास थे। इस जग में कोई जूस था शायद, जिसके बारे में अभी राफील को कोई खास इल्म नहीं था। राफील चारपाई पर लेट गया और अंदर के मामलात के बारे में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक भतीजा आपने चाचा की बीवी से ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। गांव में एक 2 वाकयात उसने सुने थे कि दीवर और भाभी के गैर मुनासिब मामलात हैं, मगर ये इसके लिए नया माजरा था। क्या ऐसा भी हो सकता है? फिर पैनू की तरफ उसका ज़हन आ गया कि वो कमरे में ऐसे आराम से आई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि वो संगीन हालत में थे, मगर वो पर सुकून थी और ओएस के चेहरे पर हैरानगी के ज़रा बराबर भी तासरात नहीं थे। उसका मतलब है ये सब पहले से चल रहा है। पीनो के लिए ये नई बात नहीं थी। उसके नोखीज ज़हन में तरह तरह के ख्यालात उठ रहे थे। जहां महरो के दीदार से उसे खुशी हुई थी, वहीं इसके नहाल के साथ मामलात ने उसको अजीब और गरीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। वो जैसे अपना हक समझ रहा था महरो बेगम पर, और किसी ने उसका जैसे हक ही छीन लिया हो। चूंकि वो उस वक्त लड़कपन और जवानी की सरहद पर था, इस तरह के ख्यालात उसे बेचैन कर रहे थे, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। महरो बेगम गांव में तो वो शलवार कमीज और दोपटे में मलबूस रहती थी, मगर यहाँ वो एक सकन शर्ट और टाई ड्रेस पहने हुए थी, और उसी वजह से तमाम नशीब और फराज वाज़ेह हो रहे थे।
इसके उस लिबास में राफील ने उसकी तरफ देखा तो उस पर 2 संतरे जैसे आभार थे, जौतने थे, और इसकी शर्ट से उसके छोटे छोटे फूलों की बनावट नजर आ रही थी। चंदा बिल्कुल इंग्लिश फिल्म में महौ हो चुकी थी। राफील उसके नशीब व फराज में महौ हो चुका था। राफील की नज़र उस पर आई तो कपड़ों में उसकी भरे भरे पट नजर आ रहे थे। राफील को यह नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसकी नज़रें चंदा के चेहरे पर आकर रख गईं और उसका बहुत मासूमियत भरा चेहरा था। इसी दौरान चंदा को आवाज़ दी मेहरो बेगम ने। वो जी मुमा कहकर उठी और चली गई। राफील ने उसको जाते हुए देखा। उसके मिलते हुए छोटे छोटे पट उसको अच्छे लग रहे थे। राफील का दिल चाह रहा था कि चंदा उसके पास बैठी रहे और वो उसे देखता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।